बच्चे ट्रिग्नोमेट्री हमने एकदम कंप्लीट कर दिया है। जितना कंटेंट अभी आपको लास्ट स्टेज पे करना चाहिए, मैं वही कंटेंट आपको अपने चैनल के थ्रू दे रहा हूँ। अगर आप एंड तक मेरे साथ चलते हैं और जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ उसके प्रॉपर नोट्स बना के उनको रिवाइज करते हैं, मैं इस चीज़ की आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि आप फाइनल एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री हमारा लास्ट चैप्टर था जो हमने एकदम कंप्लीट कर दिया है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका वेटेज फाइनल एग्जाम में 6 मार्क्स का रहेगा। ट्रिग्नोमेट्री जो हमने कंप्लीट किया है उसका भी 6 मार्क्स का रहेगा। दोनों मिलकर आपको 12 मार्क्स के आएंगे मिनिमम। मैक्सिमम 13 या 14 तक जा सकता है, बट सीबीएसई का देखें अगर पैटर्न या उनका वेटेज देखें तो 12 मार्क्स के दोनों चैप्टर्स हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, नो कॉम्प्रोमाइज विद दिस चैप्टर आल्सो। अब इस चैप्टर में बच्चों को एक मेनली जो प्रॉब्लम है वो यही है कि सर फिगर नहीं बनता है। वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट हम समझ जाते हैं, लेकिन जब फिगर बनाते हैं कई बार एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन वो क्लियर नहीं होता, कौन सा टावर बड़ा है कौन सा छोटा है वो क्लियर नहीं होता। मेरे बच्चे, मैं इस चैप्टर के आपको 2 लेक्चर्स दे रहा हूँ। दोनों लेक्चर्स आपको डिटेल में समझने हैं, सारे नोट्स बनाने हैं। एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आपको आएगा आप 100% उसका फिगर बना के आओगे, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ। कंडीशन एक ही है, मेरे दोनों लेक्चर्स ध्यान से देखो और इसके नोट्स बनाओ और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे जो कि बड़े ही बेसिक और सिंपल से हैं। पहला कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन आखिर होता क्या है। मेरे बच्चे, इस चैप्टर का कोई भी आप क्वेश्चन करोगे आप एक राइट ट्राइंगल तो हमेशा बना ही रहे होंगे। जैसे मैंने एक राइट ट्राइंगल बना दिया, या आप हमेशा राइट ट्राइंगल बना रहे होंगे। तो जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन है वो मोस्टली 99% इस ग्राउंड पोजीशन पर बन रहा होगा। ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आप ग्राउंड पोजीशन से ऊपर की तरफ देखते हैं, यानी स्टेटमेंट पढ़ के आपको ये समझ में आ रहा है कि जिस पोजीशन पर आप हैं और वहाँ से आपको ऊपर देखना पड़ रहा है, तो जिस पोजीशन पर आप हैं उस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो इस डायग्राम में सी पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन है। क्लियर है? फिर आप राइट ट्राइंगल तो हमेशा बनाएंगे ही, और एंगल ऑफ डिप्रेशन की अगर बात हो रही है तो इस राइट ट्राइंगल में किसी भी पॉइंट पर एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। कई बच्चे इस पी पॉइंट को एंगल ऑफ डिप्रेशन मान लेते हैं, गलत हो जाएगा आपका। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है मेरे बच्चे, उसके लिए आप ऊपर से नीचे देखते हैं, यानी टॉप पे बैठे और नीचे देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो इस स्लोप, इस स्लांट वाली लेंथ के साथ कोई एंगल बनता है, इसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर आपको ये समझा रहा हूँ, जब आपने राइट ट्राइंगल बना दी तो राइट ट्राइंगल के अंदर कोई एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता। जैसे ये दो एंगल्स ही बचते हैं, तो इनमें से कोई भी एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है। अगर आप लिख रहे हैं तो गलत है। और लेकिन जो एलिवेशन होता है, जो एलिवेशन होता है वो राइट ट्राइंगल के अंदर ही एंगल होता है हमेशा। तो यहाँ पर मैं एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, ध्यान से सुनो। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, आप एक पॉइंट पे हैं और उस पॉइंट से आप कहीं ऊपर देख रहे हैं। ऑफ कोर्स आप बिल्कुल स्ट्रेट ऊपर नहीं देखेंगे, जैसे रॉकेट जाता है ऐसे नहीं देखेंगे। आप स्लोप में देख रहे हैं, स्लांट में, लाइक एज दिस। तो दिस इज आई साइड, आप ऐसे देख रहे हैं। जिस तरफ आप देख रहे हैं, टेढ़ा देख रहे हैं चाहे जिस तरफ देख रहे हैं, यानी ये पॉइंट है तो आप राइट साइड देख रहे हैं, तो राइट साइड ही आपको एक पैरेलल टू द ग्राउंड, या फिर उसको ग्राउंड भी समझ सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना होता है। बिना हॉरिजॉन्टल लाइन के ना एंगल ऑफ एलिवेशन है ना एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो जैसे ही मैंने लाइन बना दिया तो बनाना ही पड़ेगा, ये स्लोप वाला लाइन है आई साइड, और ये आपको बनाना ही पड़ेगा। गिवन है नहीं है, बनाना ही पड़ेगा। किस तरफ बनाना है, जिस तरफ देख रहे हो उसी तरफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। तो ये जो एंगल क्रिएट हुआ है इसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन का भी सेम स्टोरी है। एंगल ऑफ डिप्रेशन में क्या होता है कि आप एक पॉइंट पे हो, उस पॉइंट से आप नीचे देख रहे हो, ऊपर से नीचे देख रहे हो, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब नीचे आप लेफ्ट देख रहे हो राइट देख रहे हो उससे कोई मैटर नहीं है, बस आप नीचे देख रहे हो, मतलब बिल्कुल वर्टिकली नीचे नहीं देख रहे हो, थोड़ा स्लोप में देख रहे हो, लेफ्ट या राइट। तो मानो आप ऐसे देख रहे हो, तो आप पी से क्यू पॉइंट को देख रहे हो। ठीक है, पी से क्यू पॉइंट को देख रहे हो, जिस तरफ देख देख रहे हो स्लोप में, उसी तरफ आपने
एक हॉरिजेंटल लाइन बनाना है उसी पॉइंट से, जैसे बना दिए। तो ये जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ व्हाट, डिप्रेशन। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चे, एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तो ये लाइन का आपको खास ध्यान रखना है। मोस्टली बच्चे मिस करते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये लाइन ड्रॉ नहीं करते। बच्चे यहाँ वर्टिकल बनाते हैं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोल देते हैं, गलत हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये दो एंगल्स जो हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन, ये है इस चैप्टर के मेन कोर कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें करना क्या है, ऐसे क्वेश्चंस निकलेंगे बड़े मस्त तरीके से, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, फिगर सब बन जाएगा। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद इस चैप्टर की जो एक ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में है उसकी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहाँ आपको सभी एग्जाम्पल्स करवाऊंगा, सभी एग्जाम्पल्स, क्योंकि मोस्टली देखा गया है कि इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स ही आपको फाइनल एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब इस चैप्टर का आपको जहाँ तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर में, ठीक है, और एक इसका एमसीक्यू आ जाएगा, तो टोटल 6 मार्क्स हो गए। अगर लॉन्ग आंसर नहीं आया तो ये क्वेश्चन आपका केस स्टडी में चल जाएगा, केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स का। अगर ये 4 मार्क्स का आएगा तो फिर 2 मार्क्स में आ सकता है, जहाँ 2 एमसीक्यू आ सकते हैं। तो मेरे बच्चे, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अच्छे से आपने इसको समझना है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दूं कि आप इस चैप्टर में करने क्या वाले हो। आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हमेशा एक राइट ट्रायंगल बन रहा होगा। अब प्रॉब्लम यही आती है कि राइट ट्रायंगल सर बनता नहीं हमसे। आप 2 लेक्चर देखो, नहीं बनेगा फिर मेरे को कमेंट करना सर नहीं बन रहा। 2 लेक्चर बस आप डिटेल में देखो। ये एक राइट ट्रायंगल है, बन जाएगा जब इसमें कहीं एक एंगल होगा। तो मानो यहाँ पर कोई एंगल है, लेट इट इज़ 30 डिग्री। अब इस राइट ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, इसमें से कोई एक साइड हमें गिवन होगी। तो लेट अस सपोज ये पी क्यू है, ये हमें गिवन है, इट इज़ 10 मीटर। तो आपको क्यू आर या पी आर निकालना होगा। तो आप साइन, कॉस या टैन 3 रेशो का यूज़ करेंगे। डिपेंड करेगा कि आप कौन सी साइड ढूंढने वाले हैं। वो भी डिपेंड करता है कि आपको एंगल कौन सा गिवन है। आपको एंगल यहाँ पर आर पॉइंट पे गिवन है, ठीक है। तो इसके अपोजिट वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है। तो आपको परपेंडिकुलर मतलब गिवन हो गया, उसकी लेंथ पता चल गई परपेंडिकुलर की, क्योंकि वो इस एंगल के अपोजिट, थीटा के अपोजिट वाला पता चल गया। तो जो बेस है, अगर आपको ये फाइंड करना है तो टैन लगाओ। अगर आपको ये फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज तो साइन लगाओ, ठीक है। कॉस इसमें अभी लगेगा नहीं, क्योंकि हाइपोटेन्यूज और बेस दोनों मिसिंग है। तो मेरे बच्चे, आपको हमेशा एक राइट ट्राइंगल होगा, उसमें एक साइड गिवन होगी, पूरी नहीं है, कई बार इक्वेशंस बनती हैं। तो आपको सिंपली साइन या कॉस या टैन लगाना है। तो अभी यहाँ पे टैन थीटा लगाऊंगा मैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो मेरे बच्चे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू डालना होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू डालना है, और बेस यहाँ से निकल आएगा, दैट्स ऑल। तो ये सब आगे क्या करना है वो मैं आपको क्वेश्चंस में करवाता हूँ। तो बेसिक आइडिया इतना ही है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन क्लियर होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए कि एक साइड पता है, एक फाइंड करनी, कौन सी रेशो लगेगी, दैट्स ऑल। जब आप क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, 101% आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। बस आप देखते जाओ मेरे प्यारे बच्चे। ये आपकी एक्सरसाइज 9.1, उसकी सभी एग्जाम्पल्स हैं। आज का लेक्चर एग्जाम्पल्स के लिए है कंप्लीट। सभी एग्जाम्पल्स बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं, तो मैं भी आपको यहाँ पर कंप्लीट मैथ्स करवा दूंगा, एंड तक आपके साथ हूँ, ठीक है। चलो, फिगर बनाने के लिए, प्रॉब्लम फिगर का है ना, तो फिगर बनाने के लिए स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ो। अ टॉवर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। जैसे ही आपने फर्स्ट लाइन पढ़ी, तो आप देख रहे हैं यार एक टॉवर है, तो आपने इस तरह से वर्टिकल लाइन बना दी। यहाँ पर चित्रकारी नहीं करनी है कि आप एक टॉवर बनाना स्टार्ट कर दें बड़ा कलरफुल, नो। आपको एक ऐसे वर्टिकल लाइन बनानी है, दैट्स ऑल। ये टॉवर हो गया, ए बी टॉवर हो गया। और इन क्वेश्चंस में, एग्ज़ाम में, ये जो जैसे आपने ए बी बनाया तो आपको लिखना होता है, लेट ए बी द टॉवर, वर्टिकल टॉवर, ये लिखना होता है। अगर नहीं लिखेंगे हो सकता है आपका हाफ मार्क्स कट जाए। तो कई बच्चे डायरेक्ट राइट ट्रायंगल में जाके आंसर निकाल देते हैं, कटेगा ही कटेगा नंबर, मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ इसका। आपने प्रॉपर इसकी, जिस चीज़ को जो रखा है उसको लिखना पड़ेगा आपको इंग्लिश में। अच्छा, ये टावर बना दिया, फिर क्या है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब देख लो,
ग्राउंड पे एक पॉइंट है, वो इस टावर से 15 मीटर की दूरी पर है, तो सी पॉइंट उसको ले लिया, तो ये 15 मीटर हो गया। कौन कहता है डायग्राम नहीं बननी? बड़े ठंडे दिमाग से एकदम कूल होके आप स्टेटमेंट को पढ़ो तो सही। 10th क्लास में हो, इतनी इंग्लिश हमें समझ में आ जाती, तो ध्यान से पढ़ो और बनाते जाओ। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इस पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है, तो एलिवेशन जो है यहाँ ग्राउंड में बनेगा और ये 60 डिग्री का है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट निकालनी है, इसको एच बोल देते हैं। तो एक बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 1। तो थ्योरी आप स्टार्टिंग में लिख लेना, लेट ए बी द टावर, सी इज अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, दैट इज एंगल बी सी ए इज 60 डिग्री, बी सी इज इक्वल टू 15 मीटर, लेट द हाइट ऑफ द टावर बी एच। ये सब आपको लिखना पड़ेगा नहीं लिखोगे गया एक ज़्यादा नंबर। तो मैं तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ, जो लिखना है मैंने ऐसे बोल दिया वो आप लिख लो। और यहाँ पर जो करना है वो कैसे करना है कैलकुलेशन, बिना राइट ट्राइंगल मेंशन किए मत चलिएगा। अगर आपने ट्राइंगल मेंशन नहीं की और 2-3 ट्राइंगल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, तो टीचर वैसे ही परेशान हो जाएगा, बच्चे की ट्राइंगल कहाँ पर है, ये नाम नहीं उसका बताया हुआ। तो नेमिंग ज़रूर करनी ट्राइंगल की, जैसे मैं कर रहा हूँ, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी कर दिया। अब आपको ये एंगल पता है, अपोजिट साइड फाइंड करनी है और बेस पता है, अपोजिट और बेस टैन। तो आपको पहले बेसिक डेफिनेशन लिखना है टैन थीटा का, साइड अपोजिट टू थीटा बाय हाइपन बेस। तो टैन थीटा तो यहाँ पर फिगर के हिसाब से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसमें कोई मार्क्स नहीं करते। जैसे ए बी बाय बी सी ये लिख देंगे। अब टैन, फिर आप वैल्यू डालिए, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, ए बी का वैल्यू सर एच, बी सी की वैल्यू सर गिवन है 15। तो मेरे बच्चे बस कैलकुलेशन करनी है, टैन 60 आपने देख लेना है टेबल से, √3 होता है, और एच पता नहीं 15। सो व्हाट इज हाइट सर 15√3 मीटर। अगर √3 का वैल्यू मैंशन है तो वह वैल्यू डालो 1.73 जो भी है, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकालो। अगर √3 का वैल्यू मैंशन नहीं है तो आप अपना आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई मार्क्स नहीं करते इसके, ठीक है। मैंशन है तो फिर तो 100% वैल्यू डालनी डाली। एग्जाम्पल 1 इज अ बेसिक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब आगे बढ़ो, एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। देखो एक पोल है, 5 मीटर की हाइट है, आगे मत जाओ, पहले पोल बना लो। ये पोल आ गया ए बी, इसकी हाइट है 5 मीटर टोटल। शी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। सी फिगर, फिगर यहाँ पर गिवन थी क्वेश्चन में, मैंने नहीं ली है क्योंकि आपको बनाना सिखा रहा हूँ मैं फिगर। तो 1.3 मीटर बिलो यानी आपको नीचे आना है यहाँ पर, तो ये जो है 1.3, इसका नाम हो गया सी पॉइंट। तो ए सी जो है 1.3 है, ठीक है। What should be the length of the ladder that she should use when the incline and angle of 60 degree to the horizontal would enable to reach the required position? देखो ये आपके पास आ गया पी पॉइंट और सी तक लैडर लगा रखा है, तो पी सी लैडर होगी। ये लैडर का लेंथ निकालना आप, व्हाट शुड बी लेंथ ऑफ द लैडर, ठीक है। इसको आप एक्स मीटर मान लेते हैं। ए सी 1.3 मीटर है, टोटल ए बी 5 मीटर है। तुम्हें राइट ट्राइंगल जो दिख रही है वो सी बी पी दिख रही है, सी बी पी राइट ट्राइंगल आपको लेनी है, ठीक है। उसमें आपको बी सी निकाल लेना है, तो बी सी निकल जाएगा, डायग्राम में देखो। ए बी में से आपको ए सी माइनस करना है, ए बी बचे 5 है और ए सी 1.3 है। तो 5 में से 1.3 आप माइनस करो, सर 10 में से 3 गया 7, यहाँ 4 बचा, 4 में से 1 गया 3, 3.7। तो 3.7 मीटर आपकी बी सी आ गई। दिस इज बी सी नोन हो गई, और ये हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है। एंगल आपको ये वाला पता चल चुका है 60 डिग्री का। अब मुझे बताओ इस 60 के अपोजिट है वो फाइंड करना है अपोजिट साइड, और हाइपोटेन्यूज आपको सॉरी बी सी हमें पता है, तो हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड करना है। तो अपोजिट और हाइपोटेन्यूज में कौन सी रेशो होती है, साइन, साइन लगाना है। वेरी सिंपल, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है लेकिन।
तो आप लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं लिखेंगे तो भाई गलत बात है आपकी। CBP, CBP इसमें आप लिखेंगे tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर जो है वो BC है, और जो हाइपोटेन्यूज है, मैंने tan ले लिया, साइन लिखना है, हाइपोटेन्यूज x है, साइन लिखना है यहाँ, साइन 60 डिग्री। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। BC 3.7 आया, एंड व्हाट इज x, दैट वी नीड टू फाइंड, लेडर की लेंथ। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3.7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई √3। इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, √3 से रैशनलाइज भी करना है, पूरा सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो जो भी x की वैल्यू आएगी दैट इज द रिक्वायर्ड। √3 का वैल्यू डालना है 1.73, लेकिन रैशनलाइजिंग के बाद डालना वैल्यू, पहले डालोगे गलत हो जाएगा। मैं करके देता हूँ यार, कहीं गलत ना कर दो। 3.7 इंटू 2, ये √3 है, ये आ गया √3 इंटू √3। तो 3.7 इंटू 2 इंटू √3/3। ठीक है, अब आप कर सकते हैं 37 टू √3 का वैल्यू 1.73, इसका डेसिमल उतारा और नीचे 10, और यहाँ पर आ गया 3। इसको पूरा कैलकुलेट करना आपको। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 3, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, ऑब्जर्वर है, जैसे आप हो, आपकी हाइट 1.5 मीटर टॉल, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। देखो ये चिमनी है, इससे ये कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर। फ्रॉम हर आईज इज 45 डिग्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी इज 45 डिग्री। ये वाला हमारा 45 डिग्री है, तो ये वाला लाइन आपको ड्रॉ करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल एंगल दिखाने के लिए, एलिवेशन। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, आपको ये टोटल हाइट निकालनी है। मेरे बच्चे ऑब्जर्वर ए बी रख लेते हैं, चिमनी CD कर लेते हैं, बीच में यहाँ पॉइंट P रख लेता हूँ। AB और PD दोनों इक्वल है, और दोनों 1.5 मीटर। तो अगर मैं आपको CP पूछूं, तो CP को हम x मान लेते हैं, ये सॉरी, चल ठीक है x मान लेते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ये 1.5 है, तो जो h है वो x प्लस 1.5 है। ठीक है, तो ये याद रखना, x निकालना है, उसके बाद h आ जाएगा हमारे पास। तो मेरे बच्चे ये 28.5 है, तो ये भी 28.5 ही होगा। ये डिटेल आपको लिख लेनी है। CP को हमने x मान लिया, AP BD के इक्वल है, और दोनों 28.5 मीटर। क्लियर हो गया। अब आप ट्राइंगल लो 45 डिग्री जो आपको दिख रहा है, राइट ट्राइंगल, ऑफ कोर्स वो लेनी जिसमें एंगल आपको दिख रहा है। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, CPA, CPA। हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं, इसमें tan लगाइए, परपेंडिकुलर बाय दिस, CP/AP, CP/AP। tan है, थीटा 45 डिग्री है, CP हमने x माना हुआ है, AP 28.5। तो मेरे प्यारे बच्चे 45 डिग्री पे परपेंडिकुलर बेस इक्वल होते हैं, क्योंकि ये 1 होता है। तो यहाँ से x आ गया 28.5 मीटर। जैसे हमारा x आया, हमने फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना है h। तो जो h है हमारा वो x प्लस 1.5 है, x हमारा निकला है 28.5। तो मेरे बच्चे इसको प्लस कर लेना, चिमनी की जो है हाइट आ जाएगी। यही आपको फाइंड करना। एग्जाम्पल 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली देखा गया बच्चे इस चैप्टर की एग्जाम्पल्स ही नहीं करते। अरे भाई एग्जाम्पल्स परफेक्ट कीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 4, फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। देखो एक सिंपल सी स्टेटमेंट है कि यहाँ पर एक बिल्डिंग है, ग्राउंड में एक पॉइंट है, बिल्डिंग के टॉप को देखोगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा, और वो दे रखा है 30 डिग्री। इसका नाम AB रख लेता हूँ बिल्डिंग का। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग
एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टॉप फ्रॉम पी इज़ 45 डिग्री। इसी पॉइंट से आपने फ्लैग के टॉप को देखना है, यानी इस बिल्डिंग के ऊपर फ्लैग है, ये लगा रखा है, इसका नाम मैं क्यू रख लेता हूँ। तो ये वाला जो लाइन चल रहा है एलिवेशन का, ये बड़ा वाला जो एंगल है, दिस इज़ 45 डिग्री। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? फाइंड द हाइट लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टॉप, आपको ए क्यू निकालना है। फाइंड ए क्यू एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, यानी आपको बी पी भी निकालना है। दो बातें हो गई। और ये पाई का वैल्यू 1.732 लेना। क्लियर हो गया? कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। आप ये देखो कि आपको लेंथ किसका पता हुआ, 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो आपको ये भी पता है 10 मीटर। ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें ये पता है, तो हमें लेंथ पता है। अब इसमें दो राइट ट्रायंगल आई, एक चीज़ याद रखना इस चैप्टर में, जब भी दो राइट ट्रायंगल बनी, मैक्सिमम दो ही बनेंगी, तीन के बनने के चांसेस नो, मतलब ना के बराबर है। तीन ट्रायंगल बनेगी नहीं आपकी, दो बनेगी। जिस भी क्वेश्चन में दो राइट ट्रायंगल बनी ना, दोनों आपको लेनी ही पड़ेंगी, ये याद रखिएगा, दोनों राइट ट्रायंगल आपको लेनी ही लेनी है। लेकिन पहले हमेशा छोटी राइट ट्रायंगल लेना, आपको कंफर्टेबल रहेगा, इजी रहेगा, आप कैलकुलेशन मस्त रहेगी। तो छोटी राइट ट्रायंगल आपको पहले लेनी। तो ए बी पी आपको यहाँ पे पहले लो, चाहे उसमें कुछ गिवन हो या ना हो। इन राइट ट्रायंगल ए बी पी, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं, इसमें tan लगाएंगे, तो tan के हिसाब से ए बी बाई बी पी आ जाएगा, ए बी बाई बी पी। एंगल यहाँ पर छोटी के लिए 30 डिग्री मेरे बच्चे, 30 डिग्री। और ए बी का जो लेंथ है वो 10 है, बी पी का कोई पता नहीं, तो 30 डिग्री tan 1/√3, तो बी पी यहाँ से निकल जाएगा, बी पी आ गया 10√3। यहाँ पे √3 की वैल्यू हमें पता है 1.73 कितना 2, ये यूज़ करना है। तो जब आप इसको 10 से इंटू करोगे तो आएगा सॉरी 17320, तो डेसिमल आपका लगेगा 3 के बाद, तो बीपी आ जाएगा 17.32 मीटर, बीपी निकल गया। क्लियर है? तो बीपी क्या था, बीपी क्या था, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, तो बीपी हमने निकाल लिया। अब दूसरा भी ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ द फ्लैग, यानी ए क्यू, वो निकला नहीं। तो मैंने क्या बोला, जब भी दो राइट ट्रायंगल है, छोटी और बड़ी दोनों लेनी, पहले छोटी लेनी, अब बड़ी लो आप बिना सोचे समझे, अपने आप ये निकल जाएगा जो निकालना है। क्यू बी पी, इन राइट ट्रायंगल क्यू बी पी, यहाँ लगेगा tan 45 डिग्री। परपेंडिकुलर आप देख लीजिए, पूरा बी क्यू है और नीचे बी पी है। tan 45 1 होता है, तो इसका मतलब बी क्यू और बी पी बराबर आ गए। तो भैया बी क्यू तो हम निकाल रखे हैं 17.32 मीटर, लेकिन आपको बी क्यू नहीं, आपको क्या चाहिए, आपको ए क्यू चाहिए। अब देखो बच्चे, ए क्यू, ये ए क्यू क्या है, टोटल ए बी क्यू में से ए बी माइनस करना। बी क्यू आपने कितना निकाला 17.32, 17.32, इसमें से ए बी माइनस करना है जो कि 10 है। आई होप आप माइनस कर लेंगे, तो करेंगे तो 7.32 मीटर आते समझ। ये फ्लैग स्टाफ की लेंथ आ गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, द शेडो ऑफ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द शेडो ऑफ ए टॉवर standing on a level ground is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. कई बार बच्चों को ना इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ में नहीं आती। मेरे बच्चे इसकी क्या स्टेटमेंट है, देखो यहाँ पर ना एक टावर था ए बी, और इसका शेडो बन रहा था ग्राउंड में, बन गया ऐसे, ये टावर है, ये उसका शेडो है, मानो इट इज़ बी पी। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, ये टावर जैसे आपको पता है सन चला गया थोड़ा आगे है ना दूर, तो यहाँ पे इस पे जो लाइट पड़ रही थी, अब वो जो लाइट है कुछ इस तरह से पड़ रही है कि यहाँ पर आ गया, लेट अस सपोज ऐसे समझाने के लिए, तो इसका जो शेडो है उसकी लेंथ बढ़ गई,
उसकी लेंथ बढ़ गई। लेंथ चलो यहाँ मैं, हाँ लेंथ ही बढ़ गई, 40 मीटर लेंथ ज़्यादा हो गई, ये समझना आपको। तो यहाँ पे जो पहले शेडो था उसकी 40 नहीं है, बाद में जो शेडो कंप्लीट बना उसकी भी 40 नहीं है, 40 मीटर है जितना शेडो इंक्रीज हुआ, यानी जो पी क्यू है, पी क्यू इसका लेंथ 40 मीटर, आता है समझ, इसका लेंथ 40 मीटर ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर बढ़ गया, लॉन्गर बड़ा हो गया, व्हेन द सन्स अल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब यहाँ भी कंफ्यूजन होती है कि सर ये 30 डिग्री 60 डिग्री कहाँ पे लेंगे मेरे बच्चे, ये टावर है, जितना आप नज़दीक हैं बड़ा एंगल, दूर है छोटा एंगल है, बस ये याद रखिए, पास है तो बड़ा है, दूर है तो छोटा है। तो बच्चे बड़ा एंगल यहाँ पे 60 डिग्री इधर आएगा और छोटा एंगल यहाँ पे आएगा, दैट्स ऑल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें राइट ट्राइंगल्स तो हैं लेकिन किसी भी राइट ट्राइंगल की कंप्लीट साइड नहीं है। ए बी को एक्स मान लो, बी पी को वाई मान लो, और दोनों राइट ट्राइंगल लेनी, मैंने बोला आपको जब भी दो राइट ट्राइंगल्स बनी है दोनों लेनी, तो पहले छोटी फिर बड़ी, बस ये ध्यान रखिए। पूरी थ्योरी लिखने के बाद फिर ट्राइंगल पे आ जाना। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी पी, पहले छोटी वाली ली मैंने, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं, इसमें टैन लगेगा, तो टैन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस वाई है, टैन 60 होता है √3 एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स का वैल्यू आ गया y√3, नंबर 1, दिस अ वैल्यू ऑफ एक्स, ना एक्स निकला ना वाई निकला, बस ऐसे इक्वेशन बन जाती है। फिर दूसरी ट्राइंगल लेनी ए बी क्यू, इन राइट ट्राइंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू, इसमें आपको लगेगा टैन एंगल कितना हो गया 30 डिग्री, परपेंडिकुलर एक्स है, बेस आप नोटिस करो, बेस आपका पूरा है बी से लेकर क्यू तक, तो y+40 आएगा, y+40, टैन 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ एक्स का वैल्यू डाल लो जो कि y√3 आया, y√3, तो यहाँ से y निकल जाएगा बड़े आराम से, यहाँ लिख दो यूज फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y+40 इज इक्वल टू 3y हो जाएगा, ठीक है। तो 40 इज इक्वल टू 2y, सो y इज इक्वल टू 20 मीटर, y आ गया तो x भी आ जाएगा क्योंकि x कितना था y√3, सो व्हाट इज x, इट इज़ 20√3, √3 का वैल्यू डालना है तो आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमें हाइट ऑफ द टावर फाइंड करनी थी जो x है, तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। ओके डियर, एग्जाम्पल नंबर 6, एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब आगे डिप्रेशन वाले क्वेश्चन, अब ध्यान से समझना ये लाइन कहाँ ड्रॉ करनी होती। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ऑफ कोर्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है क्योंकि आप उसके ऊपर बैठे हुए और वहाँ से देख रहे हैं, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है और इसके सामने एक नॉर्मल बिल्डिंग है छोटी ऐसे, इसका नाम पी क्यू रख लो। बंदा यहाँ टॉप पे बैठा हुआ है और एक बार इसके टॉप पे देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, तो ये एक एंगल ये लेना है। फिर यहाँ पर यहीं से टॉप से बॉटम को भी देख रहा है दूसरी बिल्डिंग के, तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बना, ठीक है। ये जो दो आर्क मैंने लगाई है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, पता चले आप राइट ट्राइंगल के अंदर घुस रहे हैं, ये आ गया आपके पास, क्लियर। अब देखिए एक 30 डिग्री का एक 45 डिग्री, ऑफकोर्स ये छोटा वाला 30 डिग्री और बड़ा वाला 45 डिग्री, ये 30 डिग्री का है तो तुम्हें यहाँ पी से एक लाइन खींचनी है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री लिख लेना है। एग्जाम में प्रॉपर रीज़न देने होते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसलिए इसको मैंने 30 डिग्री ले लिया। अब बच्चे ये रीज़न देते नहीं, फिर आधा नंबर कट जाता है, फिर बोलते हैं सर फुल मार्क्स नहीं आए, कहाँ से आएंगे। ये 45 डिग्री, इसको भी 45 डिग्री ले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रीज़न देने, डन। तो मेरे बच्चे अब आप डिप्रेशन वाले जो एंगल्स हैं वो तो बनाने ही होते हैं, एग्जाम में नहीं बनाओगे एक नंबर आधा नंबर कट जाएगा, लेकिन लेने आपको अंदर वाले एंगल होते हैं अल्टरनेट करने के बाद जो आपने लिए। तो दो ट्राइंगल से एक छोटी और एक बड़ी, तो पहले मैंने बोला छोटी लेनी। अब हाइट किसकी गिवन है, एंगल ऑफ डिप्रेशन टॉप ऑफ द बिल्डिंग द 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इसकी हाइट पता है। तुम पहले ले लो छोटी वाली,
ए पी पी क्यू, इसका नाम सी रख लो, ए सी पी, ये आ गई ए सी पी, ये ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, अब इसमें क्या करना आपको, इसमें क्या करना है, टैन लगाना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है। तो उसका आएगा ए सी बाय सी पी, टैन 30 1/√3। अगर आप ए सी को एक्स मानते हो, इसको वाई मानते हो, तो इसको आप एक्स अपॉन वाई लिख सकते हो। तो आपके पास रिलेशन आ गया वाई इज इक्वल टू √3x, नंबर 1। फिर दूसरी ट्राइंगल लो, दूसरी ट्राइंगल लो, कौन सी, बड़ी वाली, इसका नाम है ए बी क्यू, ए बी क्यू। तो जैसे आप ए बी क्यू लेंगे, इसमें भी आपको टैन लगाना है, हाइपोटेन्यूज का कोई रोल ही नहीं इसमें। तो टैन 45, 45 के अपोजिट कौन है, ये हमने x माना हुआ है, और ये बी सी 8 मीटर ही है, जितना ये है उसके सामने ये 8 है, तो x+8 है ये, x+8। और बेस कितना है सर, वो y है। तो ऐसा करें आप, ये 1 हो गया, x+8, y का वैल्यू है √3x, इसको ये ले ले, लिख दे यूजिंग फर्स्ट, यहाँ से x निकल जाएगा, √3x इक्वल टू x+8। मेरे बच्चे x निकालना है, x वाली टर्म एक तरफ ले जाओ, x कॉमन, √3 - 1 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 8/√3 - 1। बच्चे मेरे इसको रैशनलाइजिंग करें, पहले कोई वैल्यू ना डालें रूट की, नहीं तो फंस जाओगे कैलकुलेशन। 8 √3 - 1 और √3 + 1, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 √3 + 1, ये बन जाएगा a² - b², 3 - 1, यह आ जाएगा 2, 8 √3 + 1 2, ये काटेगा इसको 4, तो 4 √3 + 1, तो x इज इक्वल टू 4 √3 + 1, ये x की वैल्यू आ गई। अगर x है तो y कितना है, तो y हमने लिखा हुआ है √3x, y लिखा हुआ है √3x, तो √3 इंटू ये x। ठीक है, इस √3 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 + √3 हो जाएगा। अगर √3 का वैल्यू मेंशन है तो डाल दो, नहीं मेंशन है तो यहीं पर छोड़ सकते हैं आप। इज इट ओके? नाउ 7th, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ रिवर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो यहाँ पे बीच में, यहाँ पे कोई ब्रिज है, बंदा यहाँ बैठा हुआ है पी पॉइंट पे, ये रिवर है, ये उसके बैंक्स हैं ए और बी, किनारे उसके। तो बंदा एक बार इधर देखता है, एक बार इधर देखता है, एक एंगल छोटा और बड़ा, ऑफ कोर्स ये बीच में मिड पॉइंट मत बांध देना, डिप्रेशन है, तो इसलिए बच्चे मेरे एक लाइन ये और एक लाइन आपको ये खींचनी पड़ेगी, क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको एक्स रख लो कैपिटल, इसको वाई रख लो। तो यहाँ पर एक 30 डिग्री, एक 45 डिग्री है, तो आप इसको 30 मान लो, इसको 45 डिग्री। अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रीज़न देना, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, उसके बाद क्या पूछा है, इफ़ द ब्रिज एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर, बच्चे मेरे सेंटर में जो आपको दिख रहा है इसकी हाइट 3 मीटर है, इट इज़ गिवन। तो आगे क्या करना है, ब्रेड्थ निकालना है। मेरे बच्चे एक ये एक्स ले लो, इसको वाई ले लो। अब ये क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। एक बार आपको ये राइट ट्राइंगल लेनी है, यहाँ से एक्स मिल जाएगा, टैन लगाना है। एक बार ये राइट ट्राइंगल लेनी है, इसमें भी आपको टैन लगाना है, वाई मिलेगा, दोनों को प्लस कर दो, ब्रिज की लेंथ आ जाएगी। ठीक है मेरे बच्चे, तो आई होप 7 एग्जाम्पल्स इसकी, सभी एग्जाम्पल्स करवा दी मैंने, आपकी ड्यूटी बनती है इसको प्रैक्टिस करना। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन सिलेक्ट कर रखे हैं, मोस्टली करने ही आपको बचे, 1 to 5 हम छोड़ सकते हैं, 6 तक वो ईजी है, बाकी सभी क्वेश्चंस करने, कोई भी आ सकता है। तो नेक्स्ट लेक्चर मेरा उन सभी क्वेश्चंस पे होगा। ठीक है, तो बच्चे मेरे जितनी भी एग्जाम्पल्स करवाई हैं, कम से कम 2 बार इनको प्रैक्टिस करना, राइट। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।